हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है हमारी कोशिका संरचना और कार्य। एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आगे में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीटी आरपीसी की, ईएमओ एमओ आरएस के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जिनमें एक टॉपिक है कोशिका की संरचना और कार्य। देखो, ये सेकंड पार्ट है इस क्लास का, कोशिका संरचना और कार्य। इससे रिलेटेड मैं फर्स्ट पार्ट आपको बना चुका हूँ जिसमें मैंने 100 के आसपास क्वेश्चंस करवाए, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। तो उसका वीडियो भी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो क्लास। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले थ्योरी की क्लासेस पे भी मैंने 2 वीडियो बना रखे, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस कोशिका की संरचना और कार्यों को, सारे कोशिकांगों की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना ताकि ये जो क्वेश्चन है आप इनको अच्छे से कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्न में से किससे निर्मित होती है। पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक और परत होती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये निर्जीव संरचना होती है, त्रिस्तरीय होती है। ये किससे बनती है? सेलुलोज से, या प्रोटीन से, या कार्बोहाइड्रेट से, या बी और सी दोनों से। देखो, सही आंसर इसका है सेलुलोज से, और सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो सही आंसर, अगर ये सेलुलोज दे रखा है तो आप इसी को टिक करना, अगर सेलुलोज नहीं दे रखा है, केवल कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो। तो सेलुलोज से बनी हुई संरचना होती है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और ये कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम तनु विलियम यानी अल्प प्रसारणी दाब विलियम में बिना फटे बचाए रखने का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। कोशिका के अंदर स्फीति बनाए रखती है, यानी टारगेट प्रेशर मेंटेन रखती है ताकि कोशिका की जो झिल्ली है वो फटे नहीं। तो ये जनरली जो कवक है, पौधे हैं और बैक्टीरिया, इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ ये जो सुरक्षात्मक परत है कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा अधिक आसानी से सहन कर सकती है। बाहर के जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, वो परिवर्तनीय, उसको अगर अल्प प्रसारी है, अति प्रसारी है कि सम प्रसारी, किस तरह का बाहर का विलियन है, उसके हिसाब से वो उसको आसानी से सहन कर सकती है। तो ये इनके लिए सुरक्षात्मक कवक का काम करती है, कवच का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्न में से किससे है? एंडोसाइटोसिस, ये जो प्रक्रिया, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कि ये किसी पौधे के बाएं वातावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, या ऑप्शन बी है कि ये किसी कोशिका के द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है, या सी है कि ये पादप कोशिकाओं में होने वाला एक रोग है, या डी की इनमें से कोई नहीं। एंडोसाइटोसिस क्या है? तो एंडोसाइटोसिस वह विधि है जिसके द्वारा किसी कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है, वह प्रक्रिया है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो फेगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस होता है। अगर वो बाहर से ठोस पदार्थ के रूप में अपना भोजन या ठोस पदार्थों को ग्रहण करती है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर वो लिक्विड पदार्थों को ग्रहण कर रही है, जल या इस तरह की चीज़ों को अंदर ले रही है, तो उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस जो है वो एक तरह से भोजन ग्रहण करने की विधि है, जैसे अमीबा में पाई जाती है। तो अमीबा अपने फूड के चारों तरफ जो है वो एक पुट्टी का या परवर्त सी बना लेता है और फिर उसको इनगल्फ कर लेता है, अंदर की तरफ निगल लेता है। तो कोशिका के द्वारा अंदर की तरफ ऐसे निगलने की जो प्रक्रिया है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते देखो कि हमारी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य वातावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। इसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना फूड जो है, भोजन, इसी विधि के द्वारा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, इन पर ये स्टेटमेंट है और कौन कौन से सही है ये हमें पता करना। पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। दूसरा है कि ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम सही है, डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। तीसरा है कि ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा? तो देखो, सही आंसर यहाँ पर डी है। पहला दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। पहले जब कोशिका विभाजन वाली अवस्था में होती है तो गुणसूत्र हमको दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में फैले रहते हैं। गुणसूत्र जो है वो डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल,
और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन नाम की प्रोटीन, तो इससे बनते और ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति जो है वो जीन के द्वारा होती है। जीन आनुवंशिकी की इकाई है। और जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के जो क्रियात्मक पार्ट है, भाग है, उसको हम जीन कहते हैं। और डीएनए ये कहाँ पर पाया जाता है? गुणसूत्रों में। तो गुणसूत्र आनुवंशिकी गुणों के लिए उत्तरदायी है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सभी स्टेटमेंट सही है। एक बार थोड़े से इनके बारे में बात करते हैं कि कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है जिसमें चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और क्रोमोसोम केंद्रक में होता है जो कोशिका विभाजन के समय छलाकार रोड शेप का दिखाई देता है। अदरवाइज तो ये नेटवर्क के रूप में रहते हैं। क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जो माता पिता से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए के अणु में ये सारी सूचनाएं होती है जेनेटिक कोड के रूप में, जिसको जेनेटिक कोड कहा जाता है। उसमें कुछ सूचनाएं होती है जो कि किस तरह का डीएनए बनेगा, किस तरह के बाकी कोशिकांग बनेंगे, ये सारी सूचना उसके अंदर होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। और जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस समय डीएनए जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में केंद्रक के अंदर जो है वो ऐसे नेटवर्क के रूप में धागे डाले जैसे फैला रहता है, इसको क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाएं होती है। एक जाल का पिंड होता है। जब भी कोशिका में विभाजन होने वाला होता है उस समय क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाता है। तो कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो संगठित हो जाता है, डेंस्ड हो जाता है, छोटा और मोटा होकर ऐसे रोड के जैसे छड़ाकार से आकृति में हमको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंतर क्या है उसके आधार पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, तो ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए, तो देखो एक एक करके तीनों को बात करते हैं कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला और दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों सही है, या केवल 2 और 3 सही है? तो देखो हम एक एक करके इन स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको पहले बड़े वीडियो में बता रखा हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि वह कोशिका है जो सुव्यवस्थित नहीं है, सुसंगठित नहीं है, जिसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और जो प्रिमिटिव पुराने टाइप की है, और जो केवल सूक्ष्म जीवों में की कोशिकाओं जो है वो प्रोकैरियोटिक होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है जो सुव्यवस्थित और सुविकसित होती है, जिसमें केंद्र के चारों तरफ जो है वो झिल्ली पाई जाती है और सारे कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की अगर आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो छोटे आकार की होती है, 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका बड़े आकार की होती है, 5 से लगभग 15 माइक्रोन तक की होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तो आकार में छोटी होती है, आकार में बड़ी तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी सुव्यवस्थित केंद्रक, विकसित केंद्रित और पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, एक से अधिक संख्या में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियाब कहते हैं, न्यूक्लियोलॉइड कहा जाता है। तो स्टेटमेंट दूसरा तीसरा ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक बार थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट, तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर है, तो इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। तो बड़ा आकार किसका? यूकैरियोटिक का है। दूसरा है कि अस्पष्ट केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक होता है क्योंकि केंद्र के चारों ओर केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती और सुविकसित नहीं होती है, केंद्रक सुविकसित नहीं है। जबकि
यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। चौथा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम्स एक से अधिक होते हैं। पांचवा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंगक यानी कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये जो सुव्यवस्थित कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, तो उनको बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिनको कोशिका का अंग कहते हैं। कोशिका की जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली के अंदर ये जो पूरा जो भी मटेरियल है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म है और ये बीच में न्यूक्लियस है, और यहाँ इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अंगक होते हैं जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे न्यूक्लियस और बाकी जो ऑर्गेनिज है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम्स है, लाइसोसोम्स, ये सारे पाए जाते हैं। इन्हें कोशिका के अंग कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। कोशिका का जो द्रव्य है वो और केंद्रक दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। बैक्टीरिया कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। बैक्टीरिया की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में पाया जाता है। तो देखो, अंगकों की अनुपस्थिति है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, हालांकि पाया जाता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में ये क्लोरोफिल, लेकिन कैसी कोई अंगक नहीं है वहाँ पर, प्लास्टिड नहीं है, इसलिए वो एक ऐसे ही थैले जैसे संरचना के अंदर पाया जाता है। कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो, झिल्ली होना क्यों आवश्यक है? वायरस जो है उसके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं है, इसलिए वो कोशिका के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वायरस को हम जीवों की कैटेगरी में नहीं रखते उसको, ना तो वो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है, उसको केवल सजीव और निर्जीव के बीच का लिंक माना जाता है। यानी वायरस से ही बाकी सारी जो कोशिकाएं वो उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है। जब तक ये शरीर से बाहर है, अलग है, तब ये निर्जीव के रूप में रहता है, लेकिन जब किसी पादप कोशिका में जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है तो उस कोशिका के मैकेनिज्म को ये यूज करके बाकी सारी जो कोशिका की गतिविधियां हैं वो सारी ये करने लगता है, तब ये सजीव या जीवित के रूप में व्यवहार करता है। तो कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस से हम जान सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और इसलिए इसमें जीवन गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक ये किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ ऑर्गन्स है, कोशिका के ऑर्गेनल्स है, इनके बारे में बात किया गया कि कौन से कोशिका अंग है, इनमें से कौन से कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स कौन कौन से है। अंतःप्रदेश जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी, इनमें से कौन से कोशिकांग है? तो देखो, सारे कोशिकांग के उदाहरण, रसधानी, वैक्यूल्स, ये भी कोशिकांग है जो पादप कोशिका में बड़ी सी पाई जाती है। तो प्लास्टिड, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरितलवक। लाइसोसोम्स, ये पाचक एंजाइम वाला। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह। गोल्जी उपकरण और अंतःप्रदेश जालिका जो चिकनी और खुरदरी 2 तरह की होती है। तो सारे कोशिकांग के उदाहरण है, तो सारे ऑप्शन जिसमें है वो ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ठीक है। 1 2 3 4 5 सभी है। एक बार थोड़ी बात करते देखो, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं, केमिकल एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे कोशिका की जटिल संरचना और उसके कार्यों को सहारा दे सके, यानी कोशिका की स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर पाए और उसके फंक्शंस को कैरी आउट कर पाए, ताकि कोशिका सर्वाइव रहे, जिंदा रहे। तो इनके लिए विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं की, कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, और इनको अलग अलग रखने के लिए कोशिका झिल्ली से युक्त छोटी छोटी संरचनाएं यानी अंगक ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग कहते हैं, और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो देखो, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, ये प्रोटीन का और आरएनए का बनता है, और इसका काम ही प्रोटीन संश्लेषण है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतःप्रदेश जालिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है चिकनी, यानी कि खुरदरी चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो, यानी इस ईआर के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और ये बताना कि कौन से इनमें से सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है।
ये पहला स्टेटमेंट है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोशिका के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में अगर पदार्थों का परिवहन करना है तो ये काम कोशिका ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःप्रदेश जालिका ये काम करती है। या न्यूक्लियस के अंदर से अगर न्यूक्लियस के बाहर कोशिका द्रव्य में अगर पदार्थों का आदान प्रदान करना है तो ये काम भी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वहाँ से वो पोरस होती है, वहाँ से ये इसमें आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःप्रदेश जालिका, और यहाँ से वो बाहर कोशिका द्रव्य के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि कशेरुकी जंतुओं के यकृत कोशिकाओं में SCR जो स्मूथ रफ जो है चिकनी अंतःप्रदेश जालिका वो विष और दवा के निरावशीकरण डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला भी, कि हमारी जो कोशिकाएं हैं यकृत की कोशिकाएं हैं तो वहाँ जैसे किसी ने दवा का निरावशीकरण करना या विष का निरावशीकरण का ये काम वो यहाँ पर करते, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक बार थोड़े से इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो कि अंतःप्रदेश जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है और दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे रहते हैं इसलिए, और जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। जब RER यहाँ तैयार प्रोटीन को अंतःप्रदेश जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। तो प्रोटीन का एक भाग से यानी यहाँ से बाकी पार्ट पर भेजा जाता है जो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका वहाँ से, और SCR जो चिकनी अंतःप्रदेश जालिका वो वसा और लिपिड के अणुओं को बनने में सहायता करती है। और अंतःप्रदेश जालिका सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में काम करना। और कशेरुकी जंतुओं में जो SCR है, SCR यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो चिकनी अंतःप्रदेश जालिका है, उसका काम दवा के निरावशीकरण और विष के निरावशीकरण में इसका मुख्य योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स के बनने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, यानी इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो लाइसोसोम को बनाने में मदद करता है। अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सही यहाँ पर ऑप्शन है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की जो प्रोटिकल्स होती है, वेसिकल्स होती है, उसमें जब पाचक एंजाइम बन जाते हैं और वो वहाँ से गोल्जी बॉडी से अलग होकर सम्मिश्रण विधि के द्वारा जो है अलग हो जाती है और उसको लाइसोसोम्स कहते हैं। गोल्जी सोम्स लाइसोसोम्स गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण एक कोशिकांग है जिसमें अंतःप्रदेश जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। अंतःप्रदेश जालिका में जो पदार्थ है इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लयनकारी एंजाइम्स इसमें पैक करके और कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। तो इसका सही आंसर हो गया गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम्स के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम्स जिसको हम कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, डाइजेस्टिव थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इनमें से कौन कौन से सही है ये हमें पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है कि अपशिष्ट पदार्थ है, जो अनुपयोगी पदार्थ है, उनको डिकम्पोज करना, उनको तोड़ना, उनका निपटान करना लाइसोसोम का काम होता है। और क्यों होता है ऐसा काम, लाइसोसोम कैसे कर पाता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलेजेज या प्रोटीएज या लाइपेज इस तरह के नेचर के एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल इन सभी अणुओं का अपघटन कर सकते हैं, इनका पाचन कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है कि जब कई बार कोशिका के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है या किसी कारण की वजह से अगर लाइसोसोम की झिल्ली फट गई तो ये उस कोशिका को ही निगल लेता है, उसको ही डाइजेस्ट कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट है ये हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है कोशिका का बिजली घर है, यानी इसको बिजली घर कहा जाता है कोशिका के लिए। ये सेकंड है कि दोहरी झिल्ली होती है। तीसरा है कि अपने DNA और राइबोसोम्स होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि ये कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर सकता है।
इनमें से कौन कौन से सही है, देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है कोशिका का बिजली ग्रह है, शक्ति ग्रह है, ठीक है, पावर हाउस है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि ये कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में। और ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है। बाहर वाली झिल्ली जो है वो चिकनी होती है, अंदर वाली अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। इन पर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि इसके अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारी कोशिकाओं में जो सजीवों की कोशिकाएं, उनमें से कोशिका के अंदर वैसे तो डीएनए और राइबोसोम्स जो होते हैं, डीएनए केंद्र के पास होता है, लेकिन और केंद्र के पास ही ये क्षमता होती है कि वो नई कोशिका उत्पन्न कर सकता है, जनन कर सकता है। लेकिन खुद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये कुछ अपने खुद के प्रोटीन खुद संश्लेषित कर सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स है, जब राइबोसोम्स से तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करता है, तो ये कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी चाहिए, चौथा भी सही है। सजीवों की कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक, ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जो खुद अपने लिए कुछ बिना केंद्रक पर डिपेंड नहीं है। ये खुद कुछ प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं। प्लास्टिक तो और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट में पाए जाते हैं, और एनिमल्स में केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिक पाया नहीं जाता। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में जो संचित ऊर्जा उसका उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है, और बाहर वाली झिल्ली छिद्रित होती है, और अंदर वाली झिल्ली में बहुत सारे वलन फोल्डिंग्स पाए जाते हैं। ये वलन एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं क्रेब्स साइकिल में जो होती है, तो वो यहाँ पर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और ये कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एवं ल्यूकोप्लास्ट। इनके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, यानी वर्ण की रंजक, यानी वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णी लवक। तो इनके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से सही है। पहला है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, और सेकंड है कि प्लास्टिड में अपना राइबोसोम्स होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल फैक्ट है कि प्लास्टिड्स जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, या क्रोमोप्लास्ट है, या ल्यूकोप्लास्ट है, जितने भी अवर्णी, वर्णी और हरितलवक, ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है, ये फॉल्स है। राइबोसोम भी होता है, डीएनए भी स्वयं का होता है। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि केवल स्टेटमेंट एक यहाँ पर सही है। थोड़ी बात कर लेते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अतः कथन एक सही है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तो होता ही है, इसके साथ साथ पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। पीले रंग का जैसे जेंथोफिल, और नारंगी रंग के लिए कैरोटिड। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट संचय का काम करता है कि ये स्टार्च को, तेल को, वसा को और प्रोटीन को संचय रख के काम करता है। प्लास्टिड रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये फैक्ट है, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रसधानियों वैक्यूल्स में कौन सा सही है। रसधानी जो ये कोशिकांग है, इसके संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है, ये हमें देखना कि कौन सा कथन सही है, ये देखना कि इनमें से कौन सा सही है। तो ए है कि जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, ये एक कोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होती है। इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन कौन सा, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। बाकी सारे गलत है कि पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, केवल पादप में नहीं, जंतु कोशिकाओं में भी होती है, वहाँ छोटी होती है बस। और ये एक कोशिकीय जीव में अनुपस्थित होती है, गलत है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें रसधानी होती है। तो केवल
ए स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, रसधानियाँ ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है, उनको संग्रह रखती है। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। तो छोटी होती है और बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति टर्जिडिटी और कठोरता प्रदान करती है, पिचकने से बताती है। और बाहर और अंदर, सेल के बाहर और अंदर, कोशिका के अंदर और बाहर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखना का काम करती है। इनमें एमिनो अम्ल और शर्करा, विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। उनका संचय करके रखती है, स्टोरेज का काम करती है। एक कोशिकीय की जीव जैसे कि अमीबा की खाद्य रसधानी है में इनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो अमीबा के अंदर भी एक फूड वैक्यूल्स होती है, एक रक्तिका होती है रसधानी, जिसमें वो अपने जो भोजन है उसको इकट्ठा कर रखता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल एवं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। तो ये वैक्यूल्स या रेक्टिका रसधानियों के बारे में बातें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक या केंद्रक? तो सही उत्तर है मूलभूत इकाई है कोशिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दीय जालिका, ये दोनों कोशिकाओं में, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे निर्मित होता है? जीव द्रव्य किससे निर्मित होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका अंगों से? तो कोशिका के बाहर का जो आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो सारा जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म में क्या है? तो इस प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, और कोशिका के अन्य जो ऑर्गन है, अंग है, वो सारे हैं। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, और अन्य कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता यानी केंद्रक नहीं होता? मूल कोशिका में, मूल रोम की कोशिका में, हेयर रूट की कोशिका में, प्लांट्स में, या लाल रक्त कोशिका में, या मोनोसाइट्स में, या प्लेटलेट्स में? मूल रोम कोशिका में केंद्रक होता है, मोनोसाइट इसमें भी केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स इनमें भी केंद्रक होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है कशेरुकी की है, हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं, उनमें केंद्रक नहीं होता। पौधों में भी एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता, और वो कोशिका है फ्लोएम उत्तक की कोशिका है, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिका। चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, वहाँ पर केंद्र का कार्य उसके पास में जो दूसरी कोशिका होती है जिसको सह कोशिका कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं, उसका केंद्रक करता है। और लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर केंद्रक की उतनी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, कोशिका को नई कोशिका उत्पन्न नहीं करनी है, आरबीसी से नई आरबीसी उत्पन्न नहीं होती, लाल रक्त कणिकाएं नई लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न नहीं करती। ये रेड जो बोन में मेरो है, जो हमारी बोन्स में जो बोन मेरो होता है, हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ एक गाढ़ा लिक्विड जैसा पदार्थ होता है जिसको बोन मेरो कहते हैं। तो रेड बोन मेरो के अंदर लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है, और इनमें केंद्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनको ऊर्जा उत्पन्न नहीं करनी है। ये धमनियों और शिराओं के द्वारा बहती रहती है कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह तक, और केंद्र नहीं होने की वजह से इनके पास में अधिक क्षेत्रफल मिल गया, और अधिक क्षेत्रफल होने की वजह से यहाँ पर हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं है केंद्रक की। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये हम इसकी बात कर चुके हैं, ये लाइसोसोम्स है, ऑप्शन ए ठीक है। किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो ये भी हमने बात कर ली, माइटोकॉन्ड्रिया है। और श्वसन श्रृंखला का प्रयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पन्न कौन करता है? तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और वहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस होती है क्रेब्स साइकिल में, और उनके द्वारा पादप कोशिकाओं में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन ने, या
अल्ब्रेक्ट कोसेल या फोक्स लेवन या वाटसन और क्रिक। तो सही आंसर है यहाँ पर फ्रेडरिक मिशन। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को अलग किया था। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, जो उसका जो कुंडलित मॉडल है डीएनए की संरचना का, वो वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में, और इनके लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था। इस तरह का जो मॉडल उन्होंने दिया था कि यहाँ पर जो गुआनिन, एडिनिन, साइटोनिन और ये जो क्षारक होते हैं वो किस तरह से जुड़े रहते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से। तो ये संरचना जो है, ये मॉडल जो है वो डीएनए का वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो शुम्भ विकास और प्रजनन करने में सक्षम है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, विषाणु या जीवाणु। तो विषाणु शुम्भ प्रजनन करने में सक्षम नहीं है। बाकी ये जो है इनमें सबसे छोटी कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, तो ऑप्शन ए ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली जो सेल के चारों तरफ जो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से या फॉस्फोप्रोटीन से। तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनती है। फॉस्फोरस भी इसका एक अवयव है, तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। ऑप्शन सी जो है यहाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था? वॉन मोल ने, हक्सले ने, लेमार्क ने या डार्विन ने? किसने कहा था कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो सही आंसर यहाँ पर है बी, हक्सले। हक्सले ने ये कहा था कि जीवद्रव्य जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीवन का भौतिक आधार है। लाइसोसोम है, पाचन के केंद्र है, श्वसन के केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र है या मल विसर्जन के केंद्र है? तो लाइसोसोम्स पाचन के केंद्र है। इनमें पाचन एंजाइम्स भरे रहते और इसीलिए इनको सुसाइड बेड भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन ए है यहाँ पर। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, हरित लवक, कोशिका भित्ति, केंद्रक या कोशिका कला। कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाई जाती है पादप कोशिका में, और हरित लवक केवल पादप कोशिका में। तो ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनती है? प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन, लिपिड और कम मात्रा में डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन और सेलुलोज। तो मैंने आपको बता दिया कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है। दो परतें प्रोटीन की होती है, उनके बीच में एक परत जो है वो लिपिड की होती है। फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बनती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वेन ने दिया था 1838 और 39 में। पुरकिंजन ने इसको थोड़ा सा, विर्चो ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। कोशिका सिद्धांत में ये है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, कोशिका सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है, कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। तो यहाँ पर विषाणु इसका सही है, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये कोशिका के स्तर तक पहुँचा ही नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति और उनके निर्माणकारी पदार्थ के आधार पर सुमेलित करना है। कोशिका भित्ति है और इनके निर्माणकारी पदार्थ कौन कौन से है? तो कौन सा सही है इसमें? पादप कोशिका भित्ति किससे बनती है? और जीवाणु की कोशिका भित्ति, शैवाल की और कवक की कोशिका भित्ति। तो देखो, पादप की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनती है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और बाकी जीवाणु और शैवाल और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो ये आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, किस किस से मिलकर बनती है, तो इसकी हम बात करते हैं। देखो, पादप की कोशिका भित्ति है जो डी सेलुलोज से मिलकर बनती है। जीवाणु की जो कोशिका है वो पेप्टोग्लाइकन से बनती है, पेप्टोग्लाइकन से, यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो पेप्टोग्लाइकन, ये सेकंड है, ये सही हो जाएगा। और शैवाल की कोशिका भित्ति है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनती है, यानी तीसरा ऑप्शन ये ठीक है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो इससे बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। और कवक की कोशिका भित्ति है वो ग्लूकोमेसेन से मिलकर बनती है। तो कवक की कोशिका भित्ति है जो ग्लूकोसेमिन से मिलकर बनती है। तो ये इनके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मैच करना है। तो एक में दे रखा है हमको, सूची 1 में हमको केंद्र की खोज, जीवद्रव्य की खोज और इनका नामकरण, ये चीज़ें दे रखी है। और सूची 2 में वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। तो किसने इनको सुमेलित करना है? देखो, केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो ये सेकंड से सुमेलित हो जाएगा। और जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी,
तो जीव द्रव्य की खोज जो है वो डुजार्डिन ने की थी, और जीव द्रव्य का नामकरण जो है वो पुरकिंजे ने किया था, और राइबोसोम की खोज पेलेट ने की थी। जी पेलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। एम जे स्लाइडन और रॉबर्ट हुक, थियोडर स्वान और विर्चो, एम जे स्लाइडन और थियोडर स्वान, और रॉबर्ट हुक और पुरकिंजे। तो देखो, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे, एक वनस्पति शास्त्री और एक जंतु शास्त्री, एम जे स्लाइडन और थियोडर स्वान। बाद में जो विर्चो है, विर्चो ने भी इसमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। विर्चो ने यह कहा था कि पुरानी कोशिकाएं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है। तो ये हमने बात कर ली, विषाणु वायरस जो है वो उसका अपवाद है। अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका है कि शुक्राणु है कि डीएनए है कि अंडाणु है। तो तंत्रिका कोशिका तो मानव कोशिका में शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु है। इनमें ऑप्शन में शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो जो प्रारंभिक और सरल संरचना वाली कोशिकाएं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। और जो विकसित कोशिकाएं हैं, जटिल कोशिकाएं हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार क्या है। यूकैरियोट्स, विषाणु, प्रोकैरियोट्स या जीवाणु। तो देखो, ये तो कोशिका ही नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स कोशिका है, जीवाणु। तो प्रोकैरियोट्स यहाँ पर सही ठीक हो जाएगा। यूकैरियोट्स ठीक हो जाएगा। यूकैरियोट्स पूर्ण विकसित कोशिका यूकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक और जीवाणु ये तो दोनों ही हो गए, विषाणु कोशिका ही नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन ए ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किस में नहीं है। पादपों में होती है, मानव में कोशिका भित्ति नहीं होती, शैवालों में होती है, जीवाणु में होती है। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है। यानी पादपों में कौन सा अंग है, जो अंगांग है, कोशिकांग है, जो अनुपस्थित होता है। अंतःपर्तवीय जाल होता है पादप कोशिकाओं में, राइबोसोम्स भी पादप कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल या तारक केंद्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता। तो ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण किसको कहते हैं। तो देखो, राइबो न्यूक्लियो यानी आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो आरएनए और प्रोटीन कण, यानी जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो आरएनए और प्रोटीन से बनता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम ही प्रोटीन संश्लेषण है, और ये बनता भी प्रोटीन और आरएनए से। तो सही आंसर हो गया बी, राइबोसोम, जिसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। वो कौन सी कोशिकाएं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर है ये लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक भी नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र निम्न में से किसका परिवर्तित रूप है। क्रोमेटिन धागों का, आरएनए का, डीएनए का या जीन का। तो सही आंसर है क्रोमेटिन धागों का। क्रोमेटिन धागे जो केंद्र के अंदर, एक तो केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है न्यूक्लियोलस, और बाकी यहाँ पर जो है वो क्रोमेटिन धागे होते हैं, नेटवर्क होता है इनका धागों का। जब कोशिका विभाजन वाली अवस्था में होती है तो ये क्रोमेटिन जो धागे हैं, क्रोमेटिन जालिका है जो, वो डेंस्ड हो जाती है, मोटे और छोटे इस तरह से हो जाते हैं, इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ए है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, कोशिका के कार्य और कोशिका संरचना पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इसी तरह से। तो तब तक जय हिंद।